बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस से पढ़ने से पहले पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या पढ़ा है। जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़े हैं, वो ऑर्गेनेलीज नहीं है। मैंने पहले आपको बताया था, उसमें हमारे पास सेल वाल आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है, साइटोप्लाज्म आता है, साइटोस्केलेटन। ये चारों चीज़ें पढ़ ली हैं। इसमें हम साइटोस्केलेटन याद रखने वाली चीज़ है कि ये ऑर्गेनेली नहीं है। ये एमडी कैट का एमसीक्यूज़ है, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। सेल वाल की बात की कि वो प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। और इसके हमने प्राइमरी सेकेंडरी सेल वाल, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन फिर पढ़ा, वो हर एक सेल के अंदर होता है। उसके बाद उसकी कंपोजिशन पढ़ी कि कैसे लिपिड प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने आए साइटोस्केलेटन पर कि वो जो है वो हमारे जो सेल को है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो शेप जो है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो सेल की शेप को चेंज करने में मदद कर रहे होते हैं। ये सारा हो गया हमारा। उसके बाद अब हम आ गए हैं सेल की ऑर्गेनेलीज के ऊपर। हर एक सेल की ऑर्गेनेली के अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब पढ़ के देखते हैं क्या कहता है वो। ऑर्गेनेलीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन। हर एक का अपना एक मखसूस फंक्शन होगा। देर आर अबाउट डोजन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज कॉमनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। और कई किस्म की हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में और उनके अंदर इतने ज़्यादा ख़ास तौर पर ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। प्लाज्मिड वगैरह थोड़ी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस भी उनका नहीं होता, इसीलिए प्रोकैरियोट बिफोर न्यूक्लियस उसे कहते हैं, और यूकैरियोट यानी ट्रू न्यूक्लियस वाला जिसके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है। वी विल गो थ्रू द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज। अब हम देखेंगे फैक्ट्स, देखेंगे कि ऑर्गेनेलीज के क्या फंक्शन है, वो क्या चीज़ है, उनके क्या काम है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है। ये अक्सर आ जाता होता है, ये एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता होता है और बच्चों को इसके जो चीज़ें हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं। इसकी मेम्ब्रेन वगैरह जो है उसमें मसला हो जाता है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, हमने इसके बारे में पढ़ लेना। आपको एक कंसेप्ट तो ज़रूर होगा स्टार्ट से ही। हम इसको ना आराम से करते हैं और इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इस वीडियो से आप इस छोटे से पैरे को एक ही दफ़ा में याद कर लें। अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ऑकर्स इन यूकैरियोट सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ना एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होती है, वाज़िया न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। और इन एनिमल सेल इट इज़ प्रेजेंट इन सेंटर। जो हमारे सेल हैं एनिमल, ह्यूमंस के या जानवरों के सेल, उनमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होती है ना, ये सेल है ना, सेल उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। समझ आ गई? उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। वाइल लेकिन इन मिच्योर प्लांट सेल्स, जो मिच्योर प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, उनके अंदर ना लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये है टिपिकली एक प्लांट सेल, उसके अंदर ना ये एक वैक्यूल पड़ा हुआ है, ये पानी से बेसिकली भरा होता है, ठीक है। ये जो है ना उसको ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर होता है। मतलब उसको ना जैसे टायर में हम हवा भर देते हैं तो वो टायर फूल के कैसे हो जाते हैं, इसी तरह पत्तों में जहाँ जहाँ पे ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक तो पानी के स्टोर करके रखता है और दूसरा जो है ये उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर होता है। तो ये जो वैक्यूल है ये इधर सेंटर में है ना, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो उसको धकेल के ना इसने एक साइड पे कर दिया हुआ है, ठीक हो गया। ये न्यूक्लियस और ये वैक्यूल, इस बात की समझ आ गई, इस लाइन की समझ आ गई। अच्छा, वो कह रहा है कि इन मिच्योर प्लांट सेल के पौधों के जो सेल होते हैं उनके अंदर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से इट इज़ पुश्ड टू द साइड। कौन? इट इज़ से क्या मुराद? न्यूक्लियस जो है उसको साइड पे पुश कर दिया है वैक्यूल ने। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। एमसीक्यूज आता है भाई, न्यूक्लियस सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है, तो ये याद रखना है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है। एंड नाउन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। और इस जो उसकी मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप का हम नाम दे रहे हैं। इधर दो चार टर्म्स हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, इन चीज़ों को नहीं भूलना, ठीक हो गया। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन है, जो डबल क्या है मेम्ब्रेन है हमारे पास, किसकी भला? न्यूक्लियस की। उसको हमने क्या नाम दे दिया है? न्यूक्लियर, क्या नाम दिया है? न्यूक्लियर इन्वेलप। ये मैं आपके लिए इसलिए लिख रहा हूँ इधर कि आप कभी ना भूलें। डबल मेम्ब्रेन जो है उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम दे देंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स दैट enable it to act as semi permeable membrane।
न्यूक्लियस की इस जो डबल मेम्ब्रेन है, या जिसको हमने न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, जिसको हमने न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम दिया है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं और इसी सुराख की वजह से ये सेमी परमिएबल है। मतलब जो छोटे छोटे सुराख है ना, मैं इधर आपको डायग्राम में दिखा दूँ, ये हमारे पास हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन है, एक अंदर मेम्ब्रेन होगी, एक बाहर मेम्ब्रेन होगी। इसके अंदर ये देखें छोटे छोटे ये सुराख हैं। इन्हीं सुराख, इन्हीं पोर्स की वजह से, ठीक है, अच्छा जो सेल वाल के अंदर पोर थे उनको प्लाज्मोडेस्माटा का नाम हमने दिया था। ये भी आपने बात याद रखनी है रिलेट करके ना। अच्छा, इनके अंदर जो पोर है ना, इनके अंदर से जो एक केमिकल आया वो इधर से पास हो जाएगा, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, इधर से पास होगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। इस तरह से या कोई चीज़ बाहर आ जाएगी, ठीक है, बाहर भी आती है, जैसे राइबोसोम अंदर से बन के बाहर आ रही होती है, ठीक है, या कोई इधर से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होती है तो इधर से वो अंदर चली जाती है, इधर से बाहर आ जाती है। तो इन पोर्स का ये एक फंक्शन है, ठीक है। कोई पूछ लेता है न्यूक्लियर की जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो डबल मेम्ब्रेनस है, जिसका हमने न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा है, उसके अंदर जो पोर्स हैं उनका क्या फंक्शन है? तो आपने कहना ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स लाइक राइबोसोम्स ETC, ठीक है। उसके बाद हम सेमी परमिएबल की बात समझ आ गई। इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप, अब न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, अंदर की बात हो रही है, मैं आपको आगे समझा भी दूंगा। इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस की इन्वेलप के अंदर, या न्यूक्लियर इन्वेलप ये जो हो गई है डबल मेम्ब्रेन के अंदर, अ ग्रैन्युलर फ्लूइड, एक ग्रैन्युलर दानेदार फ्लूइड होता है, एक पानी होता है या एक विस्कस मटेरियल होता है जिसके अंदर दाने दाने होते हैं, कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का डिफरेंस आपसे पूछ लूँ तो आप उसको सिंपली कैसे आंसर करेंगे? आप पॉज करके मेरी वीडियो मुझे आंसर कर दें, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। दो बेसिक डिफरेंसेस हैं। एक जो सेल की न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है ना, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल की न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में, इसका मतलब जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देंगे। अच्छा, जो साइटोप्लाज्म है वो सेमी विस्कस है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये जो फ्लूइड है ये ग्रैनुलर है, इसमें दानेदार फ्लूइड है। ये दो आपने डिफरेंसेस याद कर लेने हैं, ठीक है। इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट, यानी कि ये जो सेल की न्यूक्लियस है इसकी इन्वेलप के अंदर ये जो आप नीला नीला देख रहे हैं, ठीक है, ये स्काई कलर का, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दे दिया। ये ग्रैन्युलर फ्लूइड है, ठीक हो गया, ये ग्रैन्युलर फ्लूइड है। आगे आप चलते हैं, आगे कहता है न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म हमने सेल की न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म पड़ा है, इसके अंदर 1 या 2 न्यूक्लियोलाई होंगे। अगर एक सिंगल होगा तो उसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ये जो पड़ा हुआ गोलू सा, इस गोलू भाई को अगर एक हुआ तो उसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी इस तरह का गोलू भाई पड़ा होता, ठीक है, तो इन दो को हम कहेंगे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है, ये 2 न्यूक्लियोलाई होगी। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या बनाए हैं। वो कहता है एंड क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ये आपको छोटे छोटे ये धागे नज़र आ रहे होंगे, ठीक हो गया। ये क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ये देखें, ये धागे धागे, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर पोर्स, ये आपको पता चल गया। न्यूक्लियोलस क्या है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक और गोलू पड़ा होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक और गोलू पड़ा होता है, उसको न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब न्यूक्लियोलस के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस आता है तो आप इधर से इसको कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन से भरी हुई ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस जो है, ये आपने याद करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका, इसीलिए मैं इसको इतना फोकस और इतना डीपली आपको पढ़ा रहा हूँ। इट इज़ डार्क स्पॉट, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये डार्क स्पॉट है, ठीक है। ये डार्क स्पॉट का मतलब है ये जब हम न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना, हमें न्यूक्लियस के अंदर एक ज़्यादा गहरा सा एक निशान नज़र आएगा, वही जो होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। एंड और क्या है, नज़र तो आ रहा है ना आपको, एंड इट इज़ साइट वेयर राइबोसोमल RNA इज़ फॉर्म। अब इसका काम क्या हो गया, ये वो जगह है, वो फैक्ट्री है जहाँ पे RNA, राइबोसोम का जो RNA, जो राइबोसोम के पास प्रेजेंट होता है ना, जो RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट होता है किनके पास, राइबोसोम्स के पास, वो इधर बन रहा होता है, किसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर बन रहा होता है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम,
और वो जो ये बनता है राइबोसोमल आरएनए वो आपस में मिलता है और राइबोसोम बन जाती हैं। ठीक हो गया। और फिर राइबोसोम जो होती हैं वो मैंने पहले आपको बता दिया, वो जो पोर्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन के अंदर या न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पोर प्रेजेंट है, वहाँ से राइबोसोम बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगी और फिर वहाँ पे प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी चीज़ों के लिए, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो सेल की मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। वही प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स बना के सेल को भेज देंगे, ऊपर सेल मेम्ब्रेन को दे देंगी। मतलब आपको कंसेप्ट जो है ना हर चीज़ आपकी रिलेट करवा रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। अच्छा, और क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था सेल की न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और दूसरी जो प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम है, और उसके अंदर जो पानी जो लिक्विड प्रेजेंट है ग्रैन्युलर, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोलस की बात होगी कि वो राइबोसोमल आरएनए बना रहा है और राइबोसोम बना रहा है और उनको बाहर भेज रहा है। और क्रोमोसोम्स के बारे में अब पढ़ते हैं। क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का चैप्टर हमने आगे पढ़ना है। अब क्या कहता है, क्रोमोसोम हमें सिर्फ नज़र तब आती हैं क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का। ठीक हो गया, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। इस तरह के स्ट्रक्चर हम न्यूक्लियस के अंदर अगर देखें ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें तभी नज़र आएगा जब सेल जो है ना दो सेल आपस में डिवाइड हो रहे हों, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना रहे हों। ठीक हो गया, तो सिर्फ तभी नज़र आती हैं। अदरवाइज हमें क्या नज़र आएगा, वाइल ड्यूरिंग इंटरफेज। अगर हम इंटरफेज में देखें, जो नॉन डिवाइडिंग फेज होती है, जहाँ पे सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है कि वो डिवाइड होगा। सेल साइकिल जो है दो फेजेस पर कंसिस्ट करता है, एक सेल की जो डिवाइड होने वाली फेज है और एक इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब है कि सेल अपने आप को तैयार कर रहा है, प्रोटीन वगैरह चीज़ें बना रहा है ताकि वो आपस में डिवाइड हो जाए। ठीक हो गया। ऑफ सेल क्या इसको पूरा मैं पढ़ता हूँ। वाइल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ द सेल दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक हो गया। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, इंटरफेज के दौरान सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो ऐसे ही ना, मतलब क्रोमोसोम ये ना ढेर सारे क्रोमेटिन आपस में मिलकर ना इस तरह क्रोमोसोम बना देते हैं। वो धागे ऐसे जो पड़े होते हैं, हमें जब देखते हैं ना सेल माइक्रोस्कोप के अंदर, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हमें इस तरह के धागे नजर आते हैं। इन धागों को हम क्रोमेटिन का नाम दे देते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्रोमेटिन का नाम दे देते हैं। अब यही धागे जो हैं आपस में जब गुथेंगे, जब हम रस्सी बनाते हैं तो ढेर सारे धागों को आपस में मिलाते हैं और फिर उनको आपस में जब वो उनको जोड़ देते हैं तो हमारे पास रस्सी बन जाती है। इसी तरह क्रोमोसोम बन जाती हैं। लेकिन जब ये धागे प्रेजेंट हो गए तो इनको क्रोमेटिन कहेंगे, और जब ये धागे नहीं प्रेजेंट होंगे तो जब वो आपस में मिल जाएंगे उसको क्रोमोसोम का नाम देंगे। ठीक हो गया। कंप्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सुने। आपको जो बात समझ ना आए आप मेरी वीडियो थोड़ी सी पीछे करके देख लें। कभी कभी मैं तेज़ बोलने लग जाता हूँ। अगर आपको कोई मसला होता है तो मैं आपको आराम से भी पढ़ा दूंगा। आप मुझे बताएं। मैं असल में वीडियो छोटी बनाने के चक्कर में जल्दी जल्दी आपको बातें बताता हूँ। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो क्रोमोसोम्स है ना, अब वो क्या है, किससे मिलके बनी है? डीएनए से मिलके बनी है। और किससे मिलके बनी है? प्रोटीन से मिलके बनी है। ये बात आपने पल्ले बांध लेनी है कि क्रोमोसोम जो है ना, सेल साइकिल आएगा, सेल डिवीजन होगी, इंटरफेज होगी, अंदर की बातें, न्यूक्लियस की बातें, जेनेटिक्स, कहीं भी आप जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, आपको क्रोमोसोम न्यूक्लियस से वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप अभी से याद कर लें, जो क्रोमोसोम होती हैं वो एक तो डीएनए से, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से, और दूसरी प्रोटीन। ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं और जो है हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम बन जाती हैं। वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। इस तरह प्रोटीन के गोलू गोलू होते हैं, उसके ऊपर डीएनए इस तरह इस तरह आके ना ऊपर जो है ना क्या कहते हैं, लपेट देते हैं हम उसको ना, डीएनए को अगर लपेट देना तो इस तरह जो है ना फिर हमारे पास इस तरह डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह डीएनए का स्ट्रक्चर वो आके ना प्रोटीन के ऊपर आके लिपट जाता है। तो हमारे पास आगे आगे वो कोइल्स बनती जाती हैं और क्रोमोसोम्स बनती जाती हैं। बहरहाल इतनी बातें आपको आगे याद जो है ना, आगे आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आपने जो मैंने बात बताई है, क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनी होती है। द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनके अंदर न्यूक्लियस जो है ना प्रोमिनेंट नहीं होता। मैंने पहले ही बताया था, प्रो मैनी बिफोर न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस थी नहीं जिन सेल में, उनको प्रोकैरियोट कहते हैं। देयर क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए ओनली। उनकी जो क्रोमोसोम्स होती हैं ना, सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बनी होती है, वहाँ पे प्रोटीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड इज सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी होती हैं। जिस एरिया में उसकी ये है ना बैक्टीरिया का सेल, उसके अंदर कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, जहाँ पे उसकी क्रोमोसोम पड़ी होगी ना, इस तरह क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए से बनी होगी, इस एरिया को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। न्यूक्लियोइड, ठीक हो गया, न्यूक्लियोइड,
ठीक हो गया। न्यूक्लियोइड का भी नाम देते हैं, ये बात आप वैसे याद रख लें, आगे भी आएगी। फर्स्ट ईयर में आप फिर से सेल का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर से सारी ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे, थोड़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप पहले 9th में अच्छे नंबर लेंगे तो फिर आप 10th में लेंगे, और 10th के बाद आप जब इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आप जब ये चीज़ें उधर आके उस सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आप, मैं कहता हूँ अगर मेरे ये बातें याद रख लेना, आपको ये वाला चैप्टर तो वहाँ पे वैसे ही याद हो जाना है। ये इधर 9th में करके चले जाएं, वहाँ पे पढ़े ही ना। तो ये स्ट्रक्चर है सारा, इसमें कोई चीज़ समझ ना आए, ये न्यूक्लियोलस पड़ा, ये न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है, 2 होंगे तो न्यूक्लियाई बन जाएंगी। नीला नीला जो अंदर पानी है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर दाने दाने होते हैं, इसलिए इसको ग्रैन्युलर कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, समझ आ रही है, ठीक है। क्रोमेटिन जब डिवाइड सेल नहीं और होता तब नज़र आता है, धागे धागे होते हैं। क्रोमोसोम इस तरह की नज़र आती हैं, ये सिर्फ हमें जब सेल डिवाइड और होता है तब नज़र आती हैं। न्यूक्लियस के अंदर पोर होते हैं जहाँ से राइबोसोम आती जाती हैं। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, वो हमारे पास राइबोसोमल RNA बना रहा है। ठीक हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया हमारा, डन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम राइबोसोम और साथ में अगली ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।